बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। पूरी कौम की नजरें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच पर मरकूज हैं। क्या केपीके और पंजाब की आवाम को उनके वोट का हक दिया जाएगा या नहीं, फैसला अभी आना बाकी है। लेकिन व्यूअर्स, आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब की तरफ से जिस किस्म के रिमार्क्स आ रहे हैं और जो सवालात अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से पूछे गए और जिस किस्म का एक सवालनामा वजारत दिफा और वजारत खजाना के सामने रखा गया, इससे ऐसा लगता है कि ये अदालत और ये बेंच किसी सूरत भी 90 रोज से आगे इलेक्शन को नहीं ले जाने देगी। व्यूअर्स, अदालत में क्या हुआ और 3 ऐसे नकात हैं जिसके ऊपर हुकूमती वकला का जोर था, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो वफाक की नुमाइंदगी कर रहे हैं उनकी तरफ से एक एतराज लगाकर दरखास्त जो है वो अदालत में पेश की गई। और फिर जस्टिस काजी फायज ईसा के फैसले की आज गूंज क्यों थी और फिर ये 4-3 का मामला क्या है, और फिर सबसे अहम बात कि असखुद नोटिस का जो फैसला जस्टिस काजी फायज ईसा ने सुनाया उसे बार बार घसीट कर इस बेंच के सामने क्यों रखा जा रहा था। और फिर सबसे अहम सवाल कि आर्म्ड फोर्सेस का मतलब क्या है, ये चीफ जस्टिस ने पूछा है वजारत दिफा से। इस पर भी तफसील से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको व्यूअर्स बताएं कि समाअत के आगाज से ही अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक मुतफरिक दरखास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई। अटॉर्नी जनरल की जानिब से दायर दरखास्त में इस्तदा की गई थी कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच मुकदमा ना सुने। अटॉर्नी जनरल की 7 सफ़ात पर मुश्तमिल मुतफरिक दरखास्त में इस्तदा की गई थी कि इलेक्शन असखुद नोटिस केस ना सुनने वाले जजेस पर मुश्तमिल अदालती बेंच बनाया जाए। और जब ये समाअत शुरू हुई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील जो हैं वो फारूक एच नाइक रोस्टम पर आए और उन्होंने इस्तदा की कि जनाब मैं कुछ कहना चाहता हूँ। और ये इंतहाई अहम नुक्ता था जिस तरफ अदालत ने उनकी तवज्जो दिलवाई, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि अब कैसे आप केस का हिस्सा बन रहे हैं, क्या अब आपने बाइकॉट जो है वो खत्म कर दिया है। वकील पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फारूक एच नाइक जो थे वो थोड़े से हैरान भी हुए। उन्होंने कहा कि सरकार हमने तो कभी भी इस अदालत का बाइकॉट नहीं किया। फिर इस पर चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि आप मुशावरत करके हमें बताएं, तहरीरी तौर पर लिखकर बताएं कि अगर आपने बाइकॉट नहीं किया और जो अखबारात में खबरें छपी, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी ये मौकिफ मौजूद था। ये इंतहाई अहम नुकता है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान में आज अदालत में उठाया है। एक अदालत अंदर लगी हुई थी और एक अदालत बाहर थी, और एक अदालत कुछ रोज से पीडीएम के टोले ने लगाई और अपना फैसला सुनाया इस अलामिये की शक्ल में कि हम इस फैसले का बाइकआउट करेंगे, हम 3 रुकनी बेंच का बाइकआउट करेंगे। और फिर जिस तरह से नवाज शरीफ ने मोहर लगाई एलामिये के ऊपर, ये इंतहाई अहम मामला था। और ऑब्वियसली अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना जो एक रद्द-ए-अमल ना देती तो यकीनन एक कमजोर नजीर जो है इसे समझा जाता अदालत की तरफ से। फारूक एच नाइक साहब ये कहते हैं कि सियासी जमातों को बेंच पर तहफुजात हैं, बाइकआउट नहीं किया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि अगर आपने बाइकआउट कर लिया है तो फिर आप दलाइल क्यों दे रहे हैं, यानी आप बाइकआउट कर कर हमारे सामने पेश होते हैं और फिर दलाइल भी दे रहे हैं। इजलास में यह भी कहा गया कि बेंच पर एतमाद नहीं है, ये भी जस्टिस मुनीब ने कहा। फारूक एच नाइक साहब ये कहते हैं कि सियासी जमातें समझती हैं कि इस पर लार्जर बेंच बनना चाहिए। ये जो मामला है ना, फुल कोर्ट बना दिया जाए। अब इससे हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कम से कम पीछे हटती हुई नजर आ रही है। और दूसरी तरफ फखर शेख साहब भी वहां पर पेश हुए और उन्होंने कहा कि जनाब तमाम जो वकला यहाँ पर मौजूद हैं, इससे तो साफ जाहिर है कि वकला को इस अदालत पर यकीन है और हमने किसी किस्म का बाइकआउट जो है वो नहीं किया। यानी ये पहला मौका है जब हुकूमत जो है ना वो अपने ही मौकिफ से पीछे हट गई है। इससे पहले क्या कह रहे थे कि हम नहीं मानते, हम ईंट से ईंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बजा देंगे और हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आज फारूक एच नाइक जो है वो पेश हुए और उन्होंने एक यू टर्न लिया, इरफान कादिर साहब ने भी यू टर्न लिया और इसके अलावा दीगर लोग जो वहां पर मौजूद हैं वो भी यू टर्न लेते हुए नजर आए। फारूक एच नाइक साहब ये कहते हैं कि बेंच का दायरा इख्तियार नहीं है और हमें इस पर तहफुजात हैं। जो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि सियासी जमातों का इजलास मुनक्किद हुआ है, 48 घंटों से कौमी प्रेस पे बाइकआउट का ऐलान चल रहा है। अगर आपको हम पर एतमाद नहीं है तो हमें बताएं, आपको हम पर एतमाद भी नहीं और आप दलाइल देने आज हमारे सामने मौजूद हैं, हम किस हैसियत में आपको सुने।
चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यह भी कहा कि बाइकआउट ही करना है तो अदालती कार्रवाई का हिस्सा ना बने। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि वकालतनामा देने वालों ने ही इस बेंच पर अदम एतमाद का इजहार किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह भी कहा कि अटॉर्नी जनरल को सुन लेते हैं, सियासी जमातों ने अदालती कार्रवाई का बाइकआउट नहीं किया तो आप हमें लिख कर दें कि आपने बाइकआउट नहीं किया। बहुत ही एक मास्टर स्ट्रोक उन्होंने अदालत की तरफ से इसलिए खेला गया क्योंकि ये लिख कर नहीं देंगे, क्योंकि अगर लिख कर दे देंगे तो फिर आपके उस एलामिया का क्या बनेगा। फिर लोग ये कहेंगे कि बाहर ये एलामिया जारी करते हैं कि हमने बाइकआउट कर दिया और अंदर आकर लिखकर अदालत को देते हैं कि जनाब हमने बाइकआउट नहीं किया और हम आपको लिख कर दे रहे हैं, और उस एलामिया की कोई हैसियत नहीं है। क्योंकि अदालत के अंदर ये भी पूछा गया कि क्या आपने उस एलामिया को कैंसिल कर दिया या आपने अपने आप को उससे दूर कर लिया है। 1 मार्च का फैसला 4-3 के तनासुब से है, ये अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा, और इसी बुनियाद के ऊपर वो एक टेक्निकल ग्राउंड पे इसको खेलते रहे। अब पाकिस्तान के अंदर 90 दिन के अंदर आपने इंतखाबात करवाने हैं, लेकिन उसकी तरफ कोई बात नहीं कर रहा कि आइन क्या कहता है, आइन में क्या चीजें मौजूद हैं। चूंकि अटॉर्नी जनरल को भी ये पता है, 13-14 जमातों के इस टोले को भी पता है, तमाम लोगों को पता है कि अगर हमने इसको मेरिट पर बहस करना शुरू कर दी तो शायद ये हमारे लिए जीतना नामुमकिन हो जाए, बल्कि हो ही नहीं सकता, ये उनको मालूम है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 1 मार्च का फैसला 4-3 के तनासुब से है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस नुक्ते पर पहले बात कर चुके हैं। अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा था कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है कि वह इंतखाबात की तारीख आगे बढ़ा सकता है। ये पाकिस्तान के मीडिया पर इसे ना थोड़ा सा हटकर यानी झूठ के अंदाज में पेश किया गया, ये अटॉर्नी जनरल ने बिल्कुल कहा, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने इस पर जो रिमार्क्स दी ना वो बहुत ही अहम है। चीफ जस्टिस साहब ये कहते हैं कि 1988 की एक नज़ीर मौजूद है कि अदालत के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो तारीख में रद्दो बदल कर सकता है। ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं है जो उसने इस्तेमाल किया। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब जो है ना वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन कैसे तारीख आगे बढ़ा सकता है? सुप्रीम कोर्ट का हुक्म एग्जीक्यूटिव समेत सब इदारों पर लागू होगा। ये इंतहाई अहम रिमार्क्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की तरफ से आए, यानी किसी फर्द वाहिद का इख्तियार नहीं है। अदालत के हुक्म और अदालत की रिट को हर सूरत जो है वो कायम किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल साहब ये कहते हैं कि 1 मार्च का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट का ही था। 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया जिसमें से 4 जजेस ने दरखास्त मुस्तरद की, 4 जजेस ने तफसीली फैसले जारी किए। अब आपने थोड़ा सा गौर करना है, क्योंकि इस बुनियाद के ऊपर यानी टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर इस केस को खत्म करने की ना बाकायदा इस्तदा की जा रही है। जस्टिस अतर मनीला साहब की उन्होंने दरखास्तें मुस्तरद की। चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा, चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि जस्टिस याया अफरीदी ने दरखास्तों को मुस्तरद किया, जस्टिस अतर मनीला ने दरखास्तों को मुस्तरद नहीं किया। इस पर अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं वो फिर थोड़ा सा अपने रंग में वापस आए और वो ये कहते हैं कि जस्टिस अतर मनीला ने जस्टिस याया अफरीदी के फैसले से इत्तफाक किया था। 9 रुकनी लार्जर बेंच ने 2 दिन केस की समाअत की थी। इस दौरान इलेक्शन कमीशन के वकील जो है ना इरफान कादिर साहब, ये हमेशा से एक ड्यूबियस कैरेक्टर रहे हैं। ये रोस्टरम पर आ गए, उन्होंने क्या कहा कि जनाब कुछ वो बातें यानी इलेक्शन कमीशन का मौकिफ जो है वो बार बार पेश कर रहे थे कि आप हमें पहले सुन लें। इस पर चीफ जस्टिस साहब ये कहते हैं कि जजेस ने 27 फरवरी के ऑर्डर में बेंच की तश्कील के लिए मामला मुझे भिजवाया और हमें कोई फैसला बताएं जिसमें चीफ जस्टिस को नया बेंच बनाने से रोका गया हो। अगर आपको याद हो तो डोगर साहब के केस के अंदर खुद नोटिस केस और फिर ये मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दिया जाता है, क्योंकि बार बार ये नुक्ता उठाया जा रहा है हुकूमत की तरफ से और पीडीएम के टोले की तरफ से कि ये इख्तियार चीफ जस्टिस के पास नहीं है। इसलिए कानून साजी होगी और अता तारड़ जो है वो अदालत के बाहर एक अदालत लगाकर बैठा हुआ था और वो बार बार ये कह रहा था कि कानून साजी होगी। अरे भाई, कानून साजी हो गई लेकिन अभी उस पर दस्तखत होना बाकी है, और फिर जब ये फैसला अदालतों में जाएगा अदालत उसे स्टे दे दे, इसे कलअदम करार दे दे, यानी अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। आप आदि जो कानून साजी हुई है उसे सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उस पर किस तरह लागू करेंगे, इसकी कोई दलील अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो जाकर किसी कानून की किताब को दोबारा पढ़ें। अच्छा, अब जस्टिस साहब ये कहते हैं कोई नज़ीर पेश की जाए जिसमें चीफ जस्टिस को नया बेंच बनाने से रोका जा सकता है। इसमें अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पेशावर का केस है जिसमें चीफ जस्टिस को मर्जी के बेंच से रोका गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि पेशावर केस का हुक्म ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं था।
अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 1 मार्च का ऑर्डर ऑफ द कोर्ट अब तक जारी नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा कि कौन सा कानून या ज़ाब्ता अदालत को ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी करने का पाबंद करता है, यानी ये सवाबदीद है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कि वो कब ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जो है वो जारी करेंगे। क्या आप 4 जजेस के फैसले को ही जुडिशियल ऑर्डर तस्लीम करते हैं? अगर 4 जजेस का फैसला ही तस्लीम कर लें तब भी बेंच तश्कील देने का इख्तियार चीफ जस्टिस के सिवा किसी के पास नहीं है। इंतहाई अहम नुक्ता चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से व्यूअर्स ये उठाया गया है। फिर अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि 1 मार्च को कोई अदालती हुक्म मौजूद नहीं था। चीफ जस्टिस ने इसका जवाब दिया कि आप ये कहना चाहते हैं कि 5 रुकनी बेंच कभी बना ही नहीं था। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फैसले में अदालत ने पंजाब के लिए सदर और केपी के लिए गवर्नर को तारीख देने का कहा। गवर्नर केपीके ने दरखास्तें दायर होने तक कोई तारीख नहीं दी थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि कानून किसी को इलेक्शन मुलतवी करने का इख्तियार नहीं देता, अदालत ही इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ा सकती है। और फिर उन्होंने 1988 का जो है वो हवाला भी दिया। और फिर ये भी इंतहाई अहम नुक्ता है व्यूअर्स कि ज़मीनी हक़ाइक़ जिस तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा रही है, यानी उन्होंने जल्दबाजी में हुक्म नहीं दिया अभी तक। उन्होंने ये नहीं कहा कि जाओ और जाकर 90 दिन में आपने इंतखाबात करवाने हैं, लेकिन अदालत ने ये जरूर कहा कि हम हालात को यानी ज़मीनी हक़ाइक़ का जायजा जो है वो जरूर लेंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन का ये कहना था कि असल मामला इलेक्शन कमीशन के नए हुक्मनामे का है, जहां से व्यूअर्स ये तमाम मामला जो है वो खराब हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो किस बुनियाद के ऊपर एक नई तारीख जो है वो जारी कर सकती है। अदालती हुक्म जो इलेक्शन कमीशन का था ये उस पर लाजिम है और अदालती हुक्म को इलेक्शन कमीशन ने मिनोअन क्यों कबूल नहीं किया। इलेक्शन कमीशन का हुक्म बरकरार रहा तो बाकी इस्तदा खत्म हो जाती है, ये कहना था जस्टिस एजाजुल एहसन का। और व्यूअर्स मेरिट पर बात नहीं हुई। अटॉर्नी जनरल ने जितने भी दलाइल जो पेश किए हैं वो 9, 7, 4, 3 की बहस जो है वो जारी रही कि ये फैसला उस दिन से इसका इतलाक होगा। 4 जजेस ने, अतर मनिल्ला ने क्या बात कही, जस्टिस जहिया ने क्या बात की, यानी वो मेरिट पर नहीं आ रहे थे। वो ये बार बार ये कह रहे थे कि जनाब ये मेंटेनेबल ही नहीं है, यानी ये काबिल समात ही नहीं है और आप इस बुनियाद के ऊपर जो है इसे फारिग कर दें। और 2 जजेस का बार बार जो है वो हवाला दिया गया, अतर मनिल्ला और जस्टिस यहिया अफरीदी हैं जिनके बारे में ये बात कही जा रही थी। अच्छा, इस पे चीफ जस्टिस साहब ने क्या कहा, वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई अवामी मफाद के लिए होती है, जजेस की राय अलग होती रहती है। सुप्रीम कोर्ट में हमारे मुख्तलिफ ख्यालात होते हैं लेकिन मुशावरत भी होती है। हमारी बेंच से अलग में आपस में बातचीत भी हुई। इससे मुतल्लिक एक जवाद एस ख्वाजा ने अपनी यादाश्तें भी लिखी हुई हैं, इसका भी हवाला अदालत में दिया गया। और इसी दौरान इलेक्शन कमीशन के वकील इरफान कादिर जो हैं अपनी नशिस्त पर खड़े होकर बोल पड़े और कहा कि आप इसे मत कोट करें, वो झूठ है। अच्छा, अब इसके ऊपर भी इरफान कादिर की एक हिस्ट्री है और उसको ऑब्वियसली उन्होंने अदालत के सामने ये मामला जो है वो उठाया। अच्छा, अब तमाम जजेस इत्तफाक राय करते हैं कि चीफ जस्टिस को बेंच बनाने का इख्तियार है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमारा ख्याल है कि अक्सरियती जजेस आज खुद नोटिस मुस्तरद कर चुके हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप 5 रुकनी बेंच का हुक्म नज़रअंदाज कर रहे हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस को बेंच बनाने का इख्तियार दिया था। इस बेंच में 4 जजेस ने खुद को अलग किया, बेंच दोबारा तश्कील दिया, इसलिए उन्हें शामिल नहीं किया। 2 जजेस ने भी अलग से ऑर्डर जारी किया। तमाम जजेस इत्तफाक करते हैं कि चीफ जस्टिस को ही बेंच बनाने का इख्तियार है और ये इख्तियार किसी और के पास व्यूअर्स नहीं है। जस्टिस एजाजुल एहसन वो ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस ने जो इख्तियार इस्तेमाल किया वो इंतजामी नहीं अदालती है। मुकदमे की समाअत मेरिट पर की गई। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जस्टिस अतर मनिल्ला ने कहा था कि चीफ जस्टिस चाहें तो मुझे बेंच में दोबारा शामिल कर सकते हैं। इस पर जस्टिस मुनीब ने कहा कि जब जज ने कह दिया चीफ जस्टिस की मर्जी है बेंच में रखें या ना रखें तो फिर बात खत्म हो जाती है। और फिर यह भी कहा गया कि किसी केस में ऐसा हुआ कि एक दिन जज दरखास्त मुस्तरद करे, अगले दिन इसी बेंच में बैठ जाए। चीफ जस्टिस ये कहते हैं कि जजेस की आपस में हम आहंगी सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत अहम है। जजेस के बहुत से ऐसे मामलात होते हैं, अदालती कार्रवाई पब्लिक होती है लेकिन जजेस की मुशावरत नहीं। तफसीली इख्तलाफी नोट में बेंच के असर नौ तश्कील का नुक्ता शामिल नहीं है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ये कहते हैं कि नोट के मुताबिक बेंच की असर नौ तश्कील इंतजामी मामला है। नोट के मुताबिक जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर नकवी ने समाअत से माजरत की है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि नोट के मुताबिक 4 जजेस ने खुद को बेंच से अलग किया। 9 रुकनी बेंच के फैसले में कहीं नहीं लिखा
कि कौन रजाकाराना तौर पर अलग हो रहा है। और बार बार 4-3 की बहस जो हो रही है, और ये वही बहस है जो पाकिस्तान में हर जो सियासी जमात है वो कर रही है। यानी 13-14 जमातों की तरफ से ये बयानिया बनाया जा रहा है कि ये 4-3 का फैसला था, और ये जो बहस हुई मैं ये समझता हूं कि वंस फॉर ऑल ये सेटल डाउन हो गई है अदालत के अंदर। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की ये बहस हुई और फिर उन्होंने जो दलाइल दी उसके ऊपर चीजें बड़ी वाज़ेह हो चुकी हैं कि ये 4-3 का नहीं था। क्योंकि इसमें एक और नुकता भी जो उठाया गया है कि 9 रुकनी बेंच के फैसले में कहीं नहीं लिखा कि कौन रजाकाराना तौर पर अलग हो रहा है, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा। और फिर किसी ने बेंच से अलग होना हो, इंतहाई अहम नुकता, अलग आपने अगर एक बेंच से होना हो तो इसके ऊपर जुडिशियल ऑर्डर लिखा जाता है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ। कोई शिक नहीं कि जज को बेंच से निकाला नहीं जा सकता। अच्छा, इसमें एक और भी बात कही गई है कि अदालत बेंच को असर-ए-नौ तश्कील का हुक्म दे तो इसे निकालना नहीं कहते। अच्छा, फिर इसमें असर-ए-नौ तश्कील में तमाम 5 नए जजेस आ जाएं तो फिर क्या होगा? क्योंकि बाज़ लोग ये कहते हैं ना कि जनाब एक जस्टिस एजाजुल एहसन साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने तो पहले माजरत कर ली थी, अब ये दोबारा किस हैसियत में आकर बैठ गए, ये अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की तरफ से कहा गया। तो इस पर ये जवाब आया कि अगर तमाम नए जजेस आ जाएंगे तो फिर जो उन्होंने पहले फैसले दे दिए क्या उसे शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? क्या नया बेंच पुराने 2 जजेस के फैसलों को साथ मिला सकता है? ये भी जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने कहा। और फिर ये भी कहते हैं कि जो नया बेंच तश्कील देता है जुडिशियल हुक्म था, यानी जो नया बेंच बना वो एक जुडिशियल हुक्म था, इंतजामी हुक्म नहीं था। व्यूअर्स आपको भी बताएं कि बार बार ये कहा जा रहा है कि असखुद नोटिस जो फैसला आया जस्टिस काजी फायज ईसा का, तो उसके बाद आप इसे नहीं सुन सकते। अब मामला यहां पर ये है, और जस्टिस मुनीब ने इसके ऊपर नुक्ता ये दिया है कि जनाब ये पहले से रूल्स तय हैं, आईनी जो दरखास्तें होती हैं उन्हें किस तरह से सुनना है, तो लिहाजा आप आकर दोबारा से अदालत को डिक्टेट मत करें, और ये नया तरीका जो आप अपनाने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा नहीं होगा। और व्यूअर्स 2 नकात इंतहाई अहम थे जिसका हवाला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दिया। एक मामला है पैसों का, उसके ऊपर भी बाकायदा सवाल जवाब हुए हैं और पूरा बजट जो है वो डिस्कस हुआ है। और दूसरा नुकता है सिक्योरिटी का। अच्छा, अगर वजारत दिफा भाग रही है ना तो अदालत उसे भागने नहीं दे रही, और उनके सामने जो सवाल रखेंगे इंतहाई अहमियत के हामिल सवालात थे। यानी आर्म्ड फोर्सेस का मतलब क्या है? आर्म्ड फोर्सेस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पाक आर्मी। आर्म्ड फोर्सेस का मतलब है बहरी और हवाई फोर्स, यानी उनसे भी पूछा जाए। अली जफर साहब ने ये आइडिया भी इनिशिएट किया कि उनसे भी मालूमात ली जाए कि उनकी रिजर्व जो हैं या उनकी तादाद इतनी मौजूद है कि उन्हें इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर किया जा सके। और फिर ये भी याद रखें कि यहाँ पर कॉम्बैट यानी जो लड़ने वाली फोर्स है उसकी जरूरत नहीं होती, यानी आपको सिक्योरिटी की जरूरत है, आप ऐसी रिजर्व फोर्स को मिला सकते हैं। फिर एक और नुकता जो उठाया गया वो पैरामिलिट्री का था कि सिर्फ फोर्सेस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पाक फौज होगी, इसमें दीगर यानी एफसी के एहलकारों को भी बुलाया जा सकता है, रजाकार जो एक बड़ी फोर्स है उसको भी बुलाया जा सकता है। उसका एक तरीकाकार है जिसका हवाला जो है अदालत के अंदर दिया गया। अब चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा कि जंग में एक टाइम था कि हालात बड़े खराब हुआ करते थे और मजहब की बुनियाद के ऊपर, फिरकों की बुनियाद के ऊपर वहां में लड़ाई रहती थी, और हसास पोलिंग स्टेशन कंसिडर जो है वो किए जाते हैं। शिया सुन्नी जो एक वोट बैंक है, ऑब्वियसली उसकी एक अपनी अहमियत थी। जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो इलाका है बहुत ही ज्यादा हसास है, और मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक्त DGFCN ने थे आपके मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब। जब मेरी 2 दफा उनसे मुलाकात हुई, इलेक्शन गिलगित बल्तिस्तान के हो रहे थे, तो ऑब्वियसली ब्रीफ हमें किया गया, इलाके की हसासियत को ब्रीफ किया गया, और फिर वहां पर लोग यानी अगर किसी का ताल्लुक शिया सेक्ट के साथ है, सेंसिटिव बढ़ जाती है, और गिलगित हमेशा से एक हसास इलाका रहा है, तो ये इसका जिक्र भी जो है वो किया गया है। अच्छा, अब चीफ जस्टिस ये भी कहते हैं कि हमें देखना ये होगा कि कितनी फोर्स की जरूरत है। जनूबी पंजाब और कच्चे का इलाका भी हसास तस्वुर होता है, और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 50% इलाकों को जो है पोलिंग स्टेशंस को हसास करार दिया। इलेक्शन कल नहीं होने, जो जुबानी ब्रीफिंग देना चाहते हैं वो लिख कर दे दें। ये बहुत ही अहम नुकता था क्योंकि अदालत ये चाहती है कि जल्द से जल्द जो है वो समात उसे समेटा जाए, और सेक्रेटरी दिफा ने इस हवाले से कल की जो है वो मोहलत भी व्यूअर्स मांग ली है, और अदालत की तरफ से सेक्रेटरी दिफा को कल की मोहलत जो है वो दे दी गई है, और वो अपनी एक रिपोर्ट बनाकर अदालत के अंदर जो है वो पेश करेंगे। अच्छा, इसमें ना अब कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत ही अहम थी पैसों के हवाले से जो अदालत के सामने रखी गई हैं। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा से
2 घंटे में तहरीरी रिपोर्ट जो है वो तलब कर ली है। और मैं आपको बता दूं कि जस्टिस मुनीब ने रिमार्क्स ये दिए कि क्या खरबों रुपए के बजट में सिर्फ 20 अरब रुपए जो है वो नहीं निकल सकते। और फिर ये भी अदालत को बताया गया कि सेक्रेटरी जो खजाना है वो तबीयत नासाज होने की वजह से अदालत में पेश जो हैं वो नहीं हो सके। और फिर ये भी इंतहाई अहम नुकता था जो असद उमर की तरफ से उठाया गया कि 700 अरब रुपए के बजट से 21 अरब रुपए जो है वो आप क्यों नहीं निकाल सकते। अच्छा, इसमें ना जस्टिस मुनीब जो है वो बहुत ही एक बुनियादी और क्रिटिकल रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं, और एक जज को होना भी इसी तरह चाहिए। अखबार बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और उन्हें मालूम है कि पाकिस्तान में जो PDM का टोला है और जितने मिनिस्टर्स हैं ना, ये बयानात क्या देते हैं। एक बयान जो है वज़ीर ख़जाना का उन्हें याद रह गया, जिसका उन्होंने हवाला दिया कि फरवरी में 500 अरब रुपए से जायद टैक्स जमा हुआ था। जस्टिस मुनीब साहब कह रहे हैं कि भाई अगर 500 अरब हुआ था तो 21 अरब क्यों नहीं दे देते। कहां पर कोई रुकावट है, इस रुकावट को दूर करो। IMF प्रोग्राम अपनी जगह अहमियत का हामिल है, चीफ जस्टिस ने ये भी बात कही। पेट्रोलियम मसनूआत पर हुकूमत को खसारा 157 अरब रुपए था, ये भी चीफ जस्टिस कह रहे हैं। खसारा 177 अरब रुपए हो जाता तो क्या होता। कौन सा तरक्याती मंसूबा 20 अरब से कम का है। बहुत ही अहम नुकता उठाया गया है। 2022 के अंदर ना बहुत सारे पैसे दिए गए थे, और ये जो पैसे हैं ना 2022 के अंदर ये दिए गए हैं और लोगों को कि अपने इलाकों में जाकर तरक्याती काम करवाएं। अब होगा क्या कि PDM का टोला ना अपने लोगों को नवाज रहा है। मुझे किसी ने लाहौर में बताया, जो नून लीग का एक हल्का है वहां पर सड़कें बन रही हैं। अब पैसा तो कहीं से आया ना, तो पैसा अगर आपके पास आ सकता है इन कामों के लिए तो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन भी हो सकते हैं, क्योंकि सड़कों से ज़्यादा ज़रूरी जो है पहले इलेक्शन होंगे, एक स्ट्रांग हुकूमत आए और फिर आपका पैसा है, आपके अखराजात हैं, आपकी हुकूमत है, और जो भी हुकूमत बनाएगा फिर उसे इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन ये एक राह फरार थी वजारत ख़जाना की, जिसके ऊपर फुल स्टॉप लगाया गया। फिर एक और जो इम्पोर्टेंट नुकता चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उठाया गया कि अगर पैसों का वाकई मामला है तो हम इदारों की तरफ से मदद जो है उसके ऊपर बात करते हैं और तनख्वाहें जो है उनकी कटौती की जाए और फिर आप पैसा जो है उसे इस्तेमाल करें, और फिर उस पैसे को खर्च करने में भी अगर कोई कानूनी रुकावट है तो ये अदालत उस कानूनी रुकावट को भी दूर कर देगी। तरक्याती फंड्स पर कोई कट नहीं लगाया गया। क्यों नहीं लगाया गया ये भी कोई बताए ना, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रॉफी ड्रामा जो है वो हो रहा है। लेकिन मैं आपको व्यूअर्स बताऊं कि अगली वीडियो में मैं आपके सामने मजीद जो इस समात का हवाला वो रखूंगा। जस्टिस काजी फायज ईसा के नुक्ते को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से, और फिर दूसरी तरफ जो नुक्ता एक्सप्लॉइट किया जा रहा है वो है कि जनाब हमारे हालात बड़े ख़राब हैं। और फिर 4-3 का नुक्ता जो उस वक्त यानी आपसे कुछ दिन पहले वफाकी वज़ीर कानून ने उठाया था, उसी बुनियाद के ऊपर आपको इरफान कादिर साहब जो है इलेक्शन कमीशन की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो भी जरा करते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने भी यही किया। मैंने आपको कल एक नुक्ता आपके सामने रखा था कि अगर ये लिख कर देंगे ना, यानी बाइकआउट अपना लिख कर देंगे तो फिर ये फंस जाएंगे। उन्होंने अपना बाइकआउट लिख कर नहीं दिया, अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। तो तहफ़्फ़ुज़ात तो फिर रिजर्वेशंस किसी को भी हो सकती हैं, और उन्होंने बेंच को आगाह कर दिया। और फिर आप देखिएगा कि इस केस के अंदर मेरिट पर कोई भी वकील जो है वो बहस नहीं करेगा, मां सवाए उन लोगों के जो इसके अंदर सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। ये लोग क्या करेंगे, ये टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर खेलेंगे, क्योंकि इन्हें मालूम है कि यही एक तरीकाकार है जहां से शायद ये जीत सकते हैं, क्योंकि 90 रोज में इंतखाबात होने हैं। अदालत ने अपना जहन जो है वो सब लोगों को बता दिया और अब फैसला आएगा। लेकिन देखना ये होगा कि फैसला फौरी इलेक्शन का आता है या फिर कुछ हफ्ते ठहर के आता है कि इंतखाबात करवा दे जाएं। और ये भी आप याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो बाकायदा एक प्लान लेगी वजारत खजाना से भी, वजारत दिफा से भी, और फिर पूछा जाएगा कि कितनी नफरी चाहिए, कितने लोग किस सूबे में चाहिए। और फिर ये भी होगा, आप देखेंगे कि इसी किस्म का फैसला आएगा कि जो हसास इलाके हैं उनकी अब लिस्ट मांगी जाएगी, और उस लिस्ट के मुताबिक वहाँ पर इंतखाबात जो हैं उन्हें आने वाले दिनों में करवाया जाएगा। और फिर जो हसास इलाके नहीं हैं वहाँ पर इंतखाबात जो हैं वो फौरी करवाने का हुक्म जो है वो सादिर कर दिया जाएगा। व्यूअर्स, ये शो था। अगली वीडियो में इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। अल्लाह ने के बाद।